एपिसोड 91 टू 100। अध्याय 91। कुछ भी याद नहीं। जब झाओ मिंग नई दुनिया की खोज और उसकी खूबसूरती को निहारने में व्यस्त था तो एक जोड़ी गहरी आंखें उसे देख रही थीं। उसकी गहरी काली आंखें उसका पीछा कर रही थीं, उसे यूं मुस्कुराते हुए काफ़ी समय हो गया था। जब झाओ मिंग इस दुनिया की खूबसूरती तलाशने निकली तो जी चेंग उससे मिलने उसके कमरे में आया। लेकिन जब उसने उसे अपने कमरे से बाहर आते देखा तो वह वहीं रुक गया। वह एक छोटे बच्चे की तरह सीढ़ियों से नीचे भागी, बिल्कुल उस बूढ़े मिंग की तरह जिसने उसे पहली बार तितलियों के साथ खेलते हुए देखा था। वह खुश थी, खेल रही थी, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। जब उसने उसे खेलते और हंसते देखा तो वह मुस्कुरा दिया। जब झाओ मिंग लूशी को अपने साथ घुमाने और दूसरी जगहें देखने ले गई तो जी चेंग चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया। वह उसकी खुशी के पलों में खलल नहीं डालना चाहता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह अब भी उसके साथ मुस्कुरा पाएगी या नहीं। वह भौचक्का रह गया, वह उसके सामने कभी इस तरह नहीं मुस्कुराई थी। मुझे ऐसा सोचने का क्या हक है? उसकी खुशी छीनने की असली वजह मैं ही हूँ और मैं शिकायत कर रहा हूँ कि वो मेरे सामने क्यों नहीं मुस्कुराती। उसने अपनी सोच पर मजाक उड़ाया। वह मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया जिसमें थोड़ी सी उदासी भी थी। डॉट डॉट डॉट। जब वह अपने विचारों से बाहर आया तो वह उसके पीछे आगे जाने वाला था, लेकिन उसी समय उसे बाहर बुला लिया गया। फैंग जू, महामहिम मंत्री यू शाओ अगले दिन आयोजित होने वाले भोज के विवरण पर चर्चा करने आए हैं। उन्होंने झुककर कहा। जी चेंग ने उसकी तरफ देखा और बगीचे में खेल रहे मिंग की तरफ मुड़ा। उसने आह भरी और मुख्य हॉल की तरफ मुड़ गया। फैंग जू ने भी मिंग की ओर देखा और उसे लूशी के साथ खेलते हुए देखा। उसने उसके बगल में एक छोटी लड़की को देखा। वह सुंदर नहीं थी, लेकिन वह छोटी और गोरी थी, औसत नैन नक्श वाली, लेकिन उसकी मुस्कान किसी को भी उसकी ओर 2 बार देखने पर मजबूर कर सकती थी। फैंग जू ने उसकी ओर देखा। उसने पहले कभी लूशे पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह मुस्कुराते हुए अच्छी लग रही थी। फिर वह महामहिम के पीछे मुड़ा। डॉट 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 डॉट। झाओ मिंग बगीचे में लूशी के साथ खेल रहा था। बगीचा फूलों और तितलियों से भरा हुआ था। ये पूरे महल की सबसे खूबसूरत जगह थी। ये बगीचा जिन विला और जिन हवेली से भी ज्यादा खूबसूरत है। जिन विला के सारे फूल यहाँ के फूलों की बराबरी नहीं कर सकते थे। वे ताज़े और ज्यादा रंग बिरंगे थे। ये फर्क आधुनिक समय में हवा में प्रदूषण के स्तर और इस दुनिया की हवा की ताजगी के कारण साफ दिखाई देता था। उसे ये जगह बहुत पसंद है, लेकिन बस एक ही दिक्कत है, फ़ोन और वाईफाई नहीं। अगर उसे यहाँ फ़ोन और वाईफाई मिल जाए तो बस उसकी ज़िंदगी बस। उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश वह उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाती। सुंदरता का अवलोकन करते हुए उसे वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। उसने लूशी को वहाँ जाने के लिए खींचा, लेकिन लूशी वहीं रुक गई और मिंग के कपड़े खींचने लगी। मिंग ने मुड़कर देखा, एक लड़की सिर झुकाए खड़ी थी। उसके हाव भाव ठीक नहीं थे, हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रही है। उसने अपनी भौहें उठाकर पूछा, क्या हुआ? लूशी ने मिंग की ओर देखा और कहा, मिस, आपको कुछ भी याद नहीं है? मिंग ने उसे असमंजस भरी नज़रों से देखा और उसे लगा कि उसके पास शब्द ही नहीं है। उसे झाओ मिंग के पिछले जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है। उसे महल के कुछ चेहरे और कुछ घटनाएं ही याद हैं और कुछ नहीं। जब उसने झाओ मिंग को अपनी यादें दी तो जी मिंग भी उसकी यादें या उन चीज़ों को देख सकती थी जो वह उस समय सोच रही थी। चूंकि झाओ मिंग ने उसे अपनी सारी यादें नहीं दी थी, इसलिए उसे इस दुनिया की ज़्यादा याद नहीं है। इसलिए वो थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि उसके पास कोई हुनर नहीं है और वो कुतिया एक ऑलराउंडर थी। वह झाओ मिंग को इतना परिपूर्ण होने के लिए कोसती है। उसके पास अपनी यादें नहीं हैं और लोग उस पर संदेह कर सकते हैं, क्योंकि उसके चेहरे को छोड़कर उसमें झाओ मिंग का एक भी गुण नहीं है। वह अपने दांत पीसते हुए उस मुसीबत के बारे में सोचने लगी जो उसके सामने आने वाली थी। झाओ मिंग ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और मासूमियत भरी नज़र से लूशी को देखा और कहा, मुझे बहुत सी बातें याद नहीं हैं। डॉक्टर ने भी कहा था कि मुझे भूलने की बीमारी है और मुझे बहुत सी बातें याद नहीं रहती। लेकिन आपने ये क्यों पूछा? लूशी ने तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही तालाब था जहां तुम डूबकर लगभग मर ही गई थी। उसने भारी आवाज में कहा। एक आंसू उसके गालों पर आ गया। लूशी जब भी उस दिन को याद करती तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती। जब उसने अपनी मिस को डूबते देखा तो वह बहुत डर गई थी। उसे देखकर वह निश्चल हो गई थी। जब उसे पानी की सतह पर लाया गया तो उसका चेहरा चादर की तरह सफ़ेद हो गया था। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, वह गीली थी। अपनी मिस को उस हालत में देखकर वह रो पड़ी। उस तालाब की वजह से वह अपनी मिस को लगभग खो ही चुकी थी। वह उस तालाब के पास जाने से भी डरती थी। अध्याय 92। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। मिंग ने लूशी की निगाहों का पीछा किया और एक खूबसूरत तालाब देखा जो साफ नीले पानी से भरा था। उसे झाओ मिंग के आखिरी पलों के बारे में याद नहीं था। उसने लूशी से सिर्फ इतना सुना था कि उसकी मौत हो गई। मेरा मतलब है कि असली झाओ मिंग तालाब में डूबने से मर गया। इसलिए जब लूशी ने तालाब की ओर इशारा किया तो उसे समझ आया कि उसे तालाब में जाने देने से वह क्यों डर रही थी। उसे डर था कि पहले जैसा कुछ फिर से होगा। डॉट 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 डॉट। झाओ मिंग ने लूशी को देखा और फिर तालाब की ओर चलने लगा। लूशी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। वह तालाब की ओर गई और इतना सुंदर तालाब देखकर दंग रह गई। ये तालाब जिन विला वाले तालाब से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। उसमें पानी साफ नीला था, फूलों और पत्तियों से सजा हुआ। कितना सुंदर दृश्य है ये। उसने आह भरी। झाओ मिंग इसी तालाब में डूबकर मर गई। इस खूबसूरत लड़की का क्या ही विनाश हुआ। उसने लूशी से सुना था कि असली झाओ मिंग अच्छी तैराक थी, पर वह डूबकर कैसे मर सकती है? वह इस बारे में सोच रही थी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतना ही उसे यह संदिग्ध लगता। मैं भी पूल में डूबकर मरी थी और मुझे याद नहीं कि मैं पूल में कैसे गिरी। कम से कम मुझे तैरना तो नहीं आता, तो समझ में आता है कि मैं डूबने से मरी, लेकिन वो डूबकर कैसे मर सकती है?
जब वह इस बारे में सोचने में व्यस्त थी तो उसने पीछे से एक आवाज़ सुनी। उसने पलट कर देखा तो एक खूबसूरत और सजीली महिला दिखाई दी। उसने नेवी ब्लू रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, बालों को महंगे हेयरपिन से आधा ऊपर किया हुआ था और बाकी काले बाल उसकी पीठ के पीछे लहरा रहे थे। वह उसे जितना देखती वह उतनी ही खूबसूरत लगती। मिंग भी अपना मुंह बंद करना भूल गया। वह झाओ मिंग से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। दूसरी तरफ झाओ मिंग वाकई खूबसूरत थी, लेकिन वह बहुत साधारण थी। इसलिए वह इससे कमतर थी, क्योंकि वह मेकअप नहीं करती। अगर वह अच्छे से तैयार होती तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होती। थोड़ी देर बाद उसे होश आया और उसने उस लड़की को भावशून्य चेहरे से देखा। उसे उसका चेहरा बहुत जाना पहचाना लगा। उसने आंखें सिकुड़कर उस लड़की को देखा, ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि वह कौन है। तभी लूशी ने उसकी बांह पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, वह शियाओली है, तुम्हारे बाद महामहिम की पहली उपपत्नी। लूशी ने जब उसे अपना नाम याद दिलाया तो उसे अचानक उसकी यादें ताज़ा हो गईं। वह महारानी डोवगर की सबसे लाडली बहू थी। उसकी वजह से वह हमेशा झाओ मिंग को अपमानित करती थी। झाओ मिंग सभी पहलुओं में परिपूर्ण थी, लेकिन वह हमेशा उसकी तुलना इस जियोली से करती थी और उसका अपमान करती थी, सिर्फ इसलिए कि वह एक अमीर और शाही परिवार से नहीं थी। झाओ मिंग ने लड़की के चेहरे को देखा, जो चमकीला और गोरा था। उसके होंठ भरे हुए और लाल थे और उसकी पलकें लंबी थीं। वह सचमुच बहुत खूबसूरत थी। मिंग ने सोचा, मुझे ये स्वीकार करने में घृणा हो रही है, लेकिन ये लड़की सचमुच एक फीनिक्स है। उसने आंखें सिकुड़कर उसे देखा। मिंग की नज़रें भांपते ही जियाओली को अजीब सा लगा। उसने अजीब सी मुस्कान दी और कहा, बहन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम जाग गईं। जब तुमने आत्महत्या की कोशिश की थी तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे पता है कि तुम उस दिन जो हुआ उसके लिए दुखी और दोषी थी, फिर भी तुम्हें ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। यहाँ तक कि महाराज भी बहुत परेशान थे। उसने मीठी और धीमी आवाज़ में कहा। वह इतनी चिंतित लग रही थी कि अगर कोई उसे देख ले तो सोचेगा कि वह बहुत खुश है कि वह जाग गई। लेकिन मिंग उसके लहजे में दोहरा मतलब समझ गया। वो जता रही थी कि उसे उसकी चिंता है, लेकिन मिंग को लग रहा था कि वो जितना कह रही थी उससे कहीं ज़्यादा कहना चाहती थी। जीमिंग ने पिछले जन्म में जीशिनई को बर्दाश्त किया है। उसने उसकी घटिया सफ़ेद कमल वाली चालें देखी हैं, और यह जियाओली भी उसे वही एहसास देती है। झाओ मिंग ने शियाओली को आंखें सिकोड़कर देखा। उसे वह लड़की पसंद नहीं आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे बहन क्यों कह रही हो? अगर मैं तुम्हारी बहन हूं तो महाराज तुम्हारे जीजा हो जाएंगे, और चूंकि मैं उनकी पहली पत्नी हूं इसलिए तुम उनकी साली मानी जाओगी। कहने भर के लिए भी किसी को बहन यूं ही नहीं कह देना चाहिए, इससे तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की वह उस पर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराए। उसने सोचा, हाँ, तुम मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम जानते हो मैं कमज़ोर किस्म की नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पास आई ही नहीं, बल्कि तुम खुद मुझे भड़काने आए थे। बस तुम्हारी बदकिस्मती है कि उसने एक झाओ मिंग की बजाय तुम मुझसे मिले। फिर उसने अपनी छाती के सामने हाथ जोड़ लिए और आलस से जियाओली की ओर मुस्कुराने लगी। अध्याय 93, यह माँ तुम्हें सिखाएगी। ये सुनकर जियाओली ने गुस्से से दांत पीस लिए। पहले झाओ मिंग उसके साथ बहुत विनम्र व्यवहार करता था, क्योंकि जियाओली ने उसके सामने कभी भी बदतमीजी से पेश नहीं आया था। वह झाओ मिंग के सामने अच्छा बनने का दिखावा करती थी और उसकी पीठ पीछे उसके साथ छल कपट करने की आदी थी। जियोली ने झाओ मिंग की ओर देखा, जो आत्मविश्वास और अद्भुत आकर्षण से भरपूर था। ये कुतिया कब से इतनी जंगली हो गई? पहले तो ये सोचती थी कि मैं उसके साथ हूँ, पर अब क्या हो गया? ये इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है? जियोली ने सोचा। जल्द ही उसने अपने चेहरे के भावों को शांत किया और चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। उसने शांति और विनम्रता से झाओ मिंग की ओर देखा और कहा, बहन, महाराज, मुझे आपके लिए बहुत खुशी है कि आप जाग गईं। मुझे अभी नौकरों से पता चला कि आप जाग गईं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करने आई हूँ। उसने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा और सम्मान में अपने घुटनों को थोड़ा झुका लिया। वह अपनी बहन को बुलाने वाली थी, लेकिन झाओ मिंग की पहले कही गई बात की वजह से अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। उसकी बातें सुनकर मिंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने कहा, ओह। उसने उसे सिर से पैर तक गौर से देखा। ये लड़की सुंदर है और इसकी ज़बान भी मीठी है। इसे लगता है कि वह अपनी झूठी इज्जत से मुझे धोखा दे सकती है। हाँ, तुम गलत हो बच्ची, यह माँ तुम्हें छोटी मोटी बातें करना सिखाएगी। तभी मिंग ने जियाओली की तरफ देखा, जो अभी भी खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। अगर तुम मुझे सम्मान देने आए हो तो महारानी डोगर के महल से क्यों आ रहे हो? मेरा कमरा उस तरफ है, उसने जियाओली के आने के विपरीत दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। और अगर तुम मेरे कमरे में जा रही थी तो ये रास्ता क्यों लिया? ये मेरे कमरे का रास्ता नहीं है। मैं तो बस खेलते हुए यहाँ आ गई। मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगी। तुम मुझे यहाँ कैसे ढूंढ सकती हो? ओमो, हम दोनों में बहुत बनती है। तुम मेरे मन की बात पढ़ सकती हो, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तुम सच में मेरी प्यारी छोटी बहन हो। झाओ मिंग ने नाटकीय ढंग से अपने हाथों को एक साथ जोड़ते हुए और जियोली को अपनी सबसे अच्छी मुस्कान दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान देखकर जियाओली भी एक पल के लिए घबरा गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बेवकूफ़ झाओ मिंग इतना आकर्षक हो सकता है कि वह घबरा जाए। पब फ्यूचर एड्स। जब जियाओली अपनी समाधि से बाहर आई तो उसने बस झाओ मिंग को एकटक देखा। उसके पास अपनी बात के विरोध में कहने के लिए कुछ नहीं था। झाओ मिंग सही था, जियाओली को उसके पास जाकर सम्मान देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उसे कभी महारानी जैसा नहीं माना। जब उसने झाओ मिंग के जागने की खबर सुनी तो वह गुस्से से लाल हो गई। काश वह 2 दिन और न जागती तो महारानी का खिताब उसी का होता। लेकिन इस रंडी ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया। वह ये खबर देने महारानी डोवगर के पास गई।
वह जानती है कि केवल महारानी डोवेगर ही उसकी मदद कर सकती हैं, क्योंकि वह इस झाओ मिंग से दिल से नफरत करती है, खासकर जब से वह उस गार्ड के साथ सम्राट को धोखा देते हुए पाई गई थी। अपने महल से वापस आते हुए उसने झाओ मिंग को तालाब की ओर देखते हुए पाया। उसे तालाब के कोने पर खड़ा देखकर उसकी पीठ से वह अकेली और आहत लग रही थी। ये देखकर जियाओली के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने उसे पुकारा। उसने कहानी गढ़ी कि वह श्रद्धांजलि देने आई है और सोचा कि हर बार की तरह इस बार भी वह इस पर यकीन कर लेगी। लेकिन उसे हैरानी हुई जब मिंग ने उसकी योजना भांप ली। मिंग की बातें सुनकर वह कुछ भी जवाब नहीं दे सकी, बस उसे देखती रही और अजीब तरह से हंस पड़ी। झाओ मिंग ने शियाओली की बदसूरत मुस्कान देखी तो वह खुश हो गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, झाओ मिंग बोल पड़ी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए सजा नहीं दूंगी। मैं कठोर हृदय वाली नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि चूंकि मैं जाग गई हूँ इसलिए तुम्हें महारानी की उपाधि नहीं मिल सकती। उसने चेहरे पर ठंडी मुस्कान लाते हुए और हाथ से उसका कंधा थामते हुए कहा। लेकिन अचानक उसके हाव भाव बदल गए और वह कमजोर और उदास हो गई। मैंने लूशी से सुना कि कैसे महारानी डोवेगर ने सम्राट को अल्टीमेटम दिया था। मुझे अफसोस है कि आपको महारानी का पद नहीं मिल सका। मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। मुझे अफसोस है। मुझे महारानी डोवेगर पर भी तरस आता है, क्योंकि मैं महारानी डोवेगर को महारानी के रूप में मुझ पर भरोसा नहीं दिला पाया और इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं बल्कि आपको बहू के रूप में स्वीकार किया। मैं उन्हें हमेशा अपनी मां मानती हूँ, लेकिन उद्धरण चिन्ह। उसने आंखों में उदासी लिए कहा, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने अपने होंठ भींच लिए क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह दयनीय लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो यही सोचता कि वह अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और एक आंसू उसके गालों पर आ गया। उसके हाव भाव में अचानक आए बदलाव को देखकर जियाओली अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा। ये वही लड़की थी जो अभी अभी मुझे ताना मार रही थी, पर एक मिनट में ऐसा क्या हो गया कि वह रोने लगी। उसने झाओ मिंग को भावशून्य भाव से देखा। अध्याय 94। वह हमेशा इस क्षेत्र में मारती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए सजा नहीं दूंगी। मैं कोई बेरहम इंसान नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि चूंकि मैं जाग चुकी हूँ इसलिए तुम्हें महारानी की उपाधि नहीं मिल सकती। उसने चेहरे पर ठंडी मुस्कान लाते हुए कहा और अपने हाथ से उसका कंधा पकड़ लिया। वह अपनी बातों से जियाओली को नीचा दिखाने के लिए तैयार थी, क्योंकि वह इस क्षेत्र में हमेशा कमाल करती है। अगर कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता तो उसे कभी कोई परवाह नहीं होती थी। इसलिए जी शिनाई ने जीमिंग को जी हवेली से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। अगर वह उससे ज्यादा देर रुकती तो जीमिंग उसकी जिंदगी नर्क बना देता। जब जीमिंग के पिताजी रुक्सी को हवेली में लाए तो उसे दोनों माँ बेटी की जोड़ी से सख्त नफरत हो गई। उसे उन नकली मुखौटों से भी नफरत थी जो वे हमेशा पहने रहते थे। इसीलिए उसने जी हवेली छोड़ने का इतना बड़ा कदम उठाया। जब झाओ मिंग शियाओली से बात कर रही थी, अचानक उसने एक महिला को अपनी 2 सहेलियों के साथ उनकी ओर आते देखा। मेरा मतलब है अपनी 2 निजी सेविकाओं के साथ। उसने उस महिला को महारानी डोवेगर के रूप में पहचान लिया, क्योंकि उसने भव्य वस्त्र पहने थे और बाकी सभी बहुत साधारण थीं। हालांकि वह उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, फिर भी उसने उसे महारानी डोवेगर मान लिया, क्योंकि वह महारानी डोवेगर के महल से आ रही थी। हालांकि उसे झाओ मिंग के अतीत के बारे में ज्यादा याद नहीं है, लेकिन वह अपनी सास को बहुत अच्छी तरह याद कर सकती है। हालांकि वह उनका चेहरा नहीं पहचान पाती, क्योंकि वह उसकी यादों में धुंधला सा था। लेकिन वह जानती है कि उसकी सास ने उसे सबसे ज्यादा अपमानित और आहत किया था। वह उसकी क्रूर सास थी, जिन्हें झाओ मिंग अपनी मां के रूप में देखती थी। चूंकि झाओ मिंग की मां का निधन जल्दी हो गया था, इसलिए वह हमेशा महारानी वेन शियाओ में मां की छवि ढूंढने की कोशिश करती थी। और जियाओली न सिर्फ इस देश की राजकुमारी थी, बल्कि वेन जियाओ की दूर की भतीजी भी थी। लेकिन उसे हमेशा से यह बच्ची पसंद थी, क्योंकि वह सुंदर और शिष्ट थी, और इसके अलावा उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जी चेंग के लिए लाभदायक थी। इसलिए वह बहुत खुश थी कि जी चेंग ने उससे शादी कर ली। वर्तमान में वापस जब झाओ मिंग ने वेन जियाओ को अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसके मन में एक विचार आया, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को शांत किया। फिर उसने उदास और कमजोर भाव से जियाओली की तरफ देखा। अभी उसके चेहरे पर जो भाव थे वो कमजोर लग रहे थे और उसका शरीर भी कमजोर लग रहा था। फिर उसने भारी आवाज में जियाओली से कहा, मैंने लूशी से सुना कि कैसे महारानी डोवेगर ने सम्राट को अल्टीमेटम दिया था। मुझे खेद है कि आपको महारानी का पद नहीं मिल सका। मेरा आपको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे खेद है। मुझे महारानी डोवेगर पर भी तरस आ रहा है, क्योंकि मैं महारानी डोवेगर को महारानी के रूप में मुझ पर भरोसा नहीं दिला पाया और इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, मुझे नहीं। मैं हमेशा उन्हें अपनी मां मानता हूं। लेकिन उसने आंखों में उदासी के साथ कहा, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने अपने होंठ भींच लिए थे क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह दयनीय लग रही थी। जो भी देखता उसे लगता कि वह अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, और एक आंसू उसके गालों पर आ गया। जियाओली झाओ मिंग के अचानक बदले रवैये से उलझन में थी। वह बस उसे घूरती रही और चिढ़ भी गई। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए सोचा, ये रंडी जानबूझकर मुझे ये कहकर अपमानित करने की कोशिश कर रही थी कि मुझे महारानी का ताज नहीं मिला। वह ये कहना चाह रही थी कि जब तक वह जिंदा है मैं उससे ताज नहीं छीन सकती। जियाओली को पता नहीं था कि महारानी डोवेगर वहां मौजूद है, इसलिए उसने झाओ मिंग के सामने एक अच्छी लड़की बनने की कोशिश की। उसे यकीन नहीं था कि कोमा से जागने के बाद उसने अपना क्षमाशील रवैया बदल दिया है। उसने अपनी झाओ मिंग की तरफ देखा और कहा, बहन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा जागना तो स्वाभाविक है, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। उसने चेहरे पर एक नाजुक मुस्कान के साथ कहा। वह जानती थी कि वह अभी झाओ मिंग के सामने अपना असली चेहरा दिखाने का जोखिम नहीं उठा सकती।
हालांकि उसे किसी न किसी तरह पता है कि मिंग को उसकी चालों के बारे में पता है, लेकिन अगर जियाओली चुप रही तो वह खुलकर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगी। झाओ मिंग ने हमेशा अपने रिश्तों को प्राथमिकता दी है, बाकी चीज़ें गौण हैं, इसलिए जियाओली को पूरा यकीन था कि देर सवेर महारानी का ये सिंहासन उसका ही होगा। अध्याय 95 वह वास्तव में वह है। उधर महारानी डोवगर चुपचाप अपने सामने का दृश्य देख रही थीं। जब उन्होंने सुना कि झाओ मिंग जाग गया है तो उन्हें गुस्सा और चिढ़ हुई। वह जियाओली को महारानी बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस समय जाग जाएंगी। जियाओली के जाने के बाद वह चिंतित और परेशान थी कि जियाओली को महारानी की उपाधि क्यों नहीं मिली। ये सोचते सोचते वह और भी चिढ़ गई। तभी उसकी एक नौकरानी दौड़ती हुई उसके पास आए और बोली कि जियाओली बगीचे में झाओ मिंग से मिली थी। उसे चिंता थी कि जियाओली को झाओ मिंग परेशान करेगा, क्योंकि वेन जियाओ के सामने जियाओली ने कमज़ोर और कमज़ोर होने का नाटक किया है। चूंकि उसने अपने सामने झाओ मिंग की छवि एक धूर्त और चालाक व्यक्ति की बनाई है, इसलिए उसका ऐसा सोचना स्वाभाविक है। डॉट 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 हैश। जब वेन जियाओ अपने 2 नौकरों के साथ बगीचे में पहुंची तो उसने दूर से जियाओली को देखा, इसलिए उसने अपनी गति बढ़ा दी, क्योंकि उसे लगा कि वह और झाओ मिंग का नौकर उसे धमका रहे हैं और जियाओली उनसे बहुत दूर खड़ा था। झाओ मिंग ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया है, उसने सोचा, लेकिन जब वह पास आई तो उसने झाओ मिंग के शब्द सुने जो उदासी और दर्द से भरे थे। उसका चेहरा कमज़ोर था और वह जियाओली की तुलना में कमज़ोर लग रही थी, जो बहुत ही चमकदार और ठंडी और दूर की मुद्रा में थी। वास्तव में जियोली असमंजस में खड़ा था और झाओ मिंग की चालों से अनजान मिंग को घूर रहा था। जब वेन जियाओ ने झाओ मिंग की ये बातें सुनी, जिनमें उसने कहा था कि वह उसे अपनी माँ जैसा मानती है, तो उसे उसके लिए बुरा लगा। वह जानती है कि उसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। उसे उससे कभी कोई समस्या नहीं थी, बस सत्ता का लालच था और उसे जी चेंग के लिए झाओ मिंग की बजाय जियाओली पसंद थी। उसकी बातें सुनकर उसका दिल पिघल गया। पहले तो वो उसे डांटने वाली थी, पर अब उसका दिल नहीं कर रहा। पहले झाओ मिंग ज्यादा बोलती नहीं थी, विनम्र थी, पर प्यार जताने से डरती थी, क्योंकि ऐसा करना असभ्य लग सकता था। यही वजह है कि वेन जियाओ उसे पसंद नहीं करता। झाओ मिंग बहुत कमजोर लग रही थी, अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो वह किसी भी क्षण गिर सकती थी। इसलिए वह उनके करीब गई और बोली, ठीक है, बस करो। झाओ मिंग, जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें जी चेंग से माफ़ी मांगनी चाहिए, न कि जियोली से। इसका जियोली से कोई लेना देना नहीं है, और तुम्हें कोमा से जागने के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसमें माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसने झाओ मिंग की पैनी नज़रों से दूर देखने की कोशिश की। जब जियो ने झाओ मिंग को बिना पलक झपकाए उसे घूरते हुए पाया। झाओ मिंग ने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। पहले वह बहुत ही सभ्य और विनम्र थी, लेकिन वह चिपकू किस्म की नहीं थी, इसलिए उसने कभी भी उसकी चापलूसी करने की कोशिश नहीं की, और चूंकि वह भी उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनका रिश्ता अभिवादन और औपचारिकताओं के आदान प्रदान से अधिक कुछ नहीं था। डॉट 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 जब झाओ मिंग अपनी कमजोरी का नाटक कर रही थी, तभी उसने महारानी डोवेगर की आवाज़ सुनी, जो ठंडी और अलग थलग थी, लेकिन किसी वजह से उसे यह आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। उस पल उसने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा, वह वहीं स्तब्ध सी खड़ी रही। वह असमंजस में थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो सोच रही थी वह सच है या नहीं। वह धीरे से घूमी, अपने कांपते शरीर को संभालने की कोशिश कर रही थी। जब उसने पलटकर महारानी डोवेगर का चेहरा साफ देखा तो उसकी रीढ़ में से हरन दौड़ गई। उसका शरीर अकड़ गया, वह महारानी को भावशून्य और असमंजस भरी नज़रों से देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके सामने क्या स्थिति बन रही है। जब उसने पहली बार महारानी को आते देखा तो उसने उनका चेहरा नहीं देखा था। उसने तिरछी नज़रों से उन्हें धुंधला सा देखा था कि कोई आ रहा है, और उसने अंदाज़ा लगाया था कि महारानी डोवेगर ही होंगी, क्योंकि वह महारानी डोवेगर के महल से आ रही थी और उन्होंने बहुत महंगे और भव्य कपड़े पहने हुए थे। शाही लोगों को दूर से ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि वे असाधारण तरीके से कपड़े पहनते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। जब उसने महारानी डोवेगर को देखा तो उसने सोचा, वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, वह वास्तव में वही है। उसने अपनी सांस में बुदबुदाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह अब चादर की तरह सफ़ेद हो गई थी। उसकी आंखें भर आई थीं जो वेन जियाओ को घूर रही थीं। दूसरी ओर वेन जियाओ को उसकी तीखी निगाहें देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन वह ठंडी नहीं थी। किसी कारण से उसे देखकर अजीब सा लग रहा था। उसकी नज़रें इतनी तेज थीं कि उसे देखना मुश्किल था। जियाओली भी झाओ मिंग को देख रही थी और उसकी चाल समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अजीब व्यवहार कर रही थी। झाओ मिंग ने वेनशु को प्यार से देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मन ही मन वह उन शक्तियों का शुक्रिया अदा कर रही थी जिन्होंने उसे ये दिन देखने के लिए यहाँ तक पहुँचाया। वह सचमुच आभारी थी। अध्याय 96 अचानक विस्फोट। संपादित। झाओ मिंग ने जब महारानी डोवेगर का चेहरा देखा तो वह सिहर उठी। उसने इस चेहरे को पहचान लिया। नाक, आंखें, तुतलाहट, सब कुछ वैसा ही था। ये वही थी, उसकी माँ। जब उसकी माँ ली नियान जीवित थी तो वे 3 लोगों का एक खुशहाल परिवार थे। उसके माता पिता साथ साथ खुश थे और जी मिंग उनकी प्यारी बेटी थी जिसे वे बहुत लाड़ प्यार से पालते थे। उसकी माँ ने उसे हमेशा स्वतंत्र और आत्मविश्वासी रहना सिखाया। उन्होंने मिंग को गलत के खिलाफ लड़ना और कभी भी ऐसा कुछ न करना सिखाया जिससे तुम्हारा दिल सहमत न हो। यही वजह थी कि इतना कुछ सहने के बावजूद वह कभी भटकी नहीं। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उसके नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो सकता है कि वह तीखी और रूखी हो, लेकिन उसने ऐसा इस क्रूर दुनिया से खुद को बचाने के लिए किया था। लेकिन उसने कभी किसी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाई, न ही कोई गलत काम किया। बस उसे गलत समझा गया और इसीलिए आधुनिक दुनिया में उसकी छवि एक बदतमीज और बदचलन औरत की बन गई जो दूसरों का सम्मान नहीं करती।
बात बस इतनी सी है कि इतने लंबे समय तक अकेले रहने के बाद वह किसी के साथ भी सहज नहीं थी। जब वह विदेश गई थी तब उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। वह उस उम्र में थी जहां उसे मार्गदर्शन और प्यार की ज़रूरत थी, लेकिन उसे इस अजीब उम्र की समस्याओं से अकेले जूझने के लिए दूर भेज दिया गया। उसके दादा उसे देश में नहीं रख सकते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह देश में रही तो उसका नाजायज़ बाप उसे तकलीफ देगा। इसलिए उन्होंने उसे वहां भेज दिया, सारी परेशानियों से दूर। लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि यही वो वक्त था जब उसे किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जिन बच्चों को कम उम्र में ही विदेश भेज दिया जाता है या बोर्डिंग स्कूलों में भेज दिया जाता है, वे दूसरों से अलग थलग और दूर हो जाते हैं। हो सकता है कि सभी के साथ ऐसा न हो, लेकिन उनमें से अधिकांश इस जीवन शैली के आदी नहीं हो सके और अंततः अंतर्मुखी या गुस्सैल बन गए। वह हमेशा उन बच्चों को देखती थी जिन्हें स्कूल खत्म होने के बाद उनकी माएँ कार में ले जाती थीं। वह उन्हें खालीपन से देखती थी और अपनी माँ को और भी ज़्यादा याद करती थी। वह उस अजनबी देश में अजनबी लोगों के साथ बिल्कुल अकेली थी। उसके जो दोस्त हैं वे सिर्फ मौज मस्ती और पार्टी करने के लिए हैं, लेकिन वह उनसे अपनी परेशानियां साझा नहीं कर सकती। वह हमेशा सोचती थी काश उसकी माँ जिंदा होती तो उसकी ज़िंदगी अलग होती। उसका परिवार अभी भी वैसा ही होता, 3 लोगों का खुशहाल परिवार, और उसे उसके माता पिता लाड़ प्यार से पाल रहे होते। वज़ी परिवार की छोटी राजकुमारी होती, लेकिन अब ये केवल सपनों में ही हो सकता है। डॉट 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 उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जन्म में वह अपनी माँ से दोबारा मिल पाएगी। लेकिन जब उसने महारानी डोवगर को देखा तो उसे अपनी माँ के साथ की सारी यादें, उनकी मुस्कान, उनका प्यार याद आ गया। अब फ्यूचर एड्स। उसने महारानी को प्रेम से देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी जगह पर खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थी। वह अपनी माँ के रोने के बाद कभी नहीं रोई थी, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसे मना करती थी कि रोना नहीं, इससे वह कमज़ोर दिखेगी। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसकी माँ अपनी राजकुमारी को रोते हुए नहीं देख सकती। लेकिन उसने सोचा भी नहीं होगा कि यही शब्द उसे मरने के बाद भी रोने से रोक देगा। जीते जी कहे गए शब्द मरने के बाद और भी अनमोल हो जाते हैं। मरने वाला कुछ नहीं खोता, क्योंकि उसने तो अपना शरीर भी छोड़ दिया है। लेकिन जो जिंदा है उसे सबसे ज़्यादा दर्द होता है। उसने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है और उसे पता है कि वे वापस नहीं आएंगे। मौत ही वो चीज़ है जो इंसान को सबसे ज़्यादा लाचार बना देती है। पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। जो मरना ही है उसे सबसे अच्छा डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। डॉट 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 झाओ मिंग का अचानक गुस्सा देखकर सब डर गए और घबरा गए। वो अभी अभी कोमा से उठी थी और ऐसे रो रही थी। वे डर गए, खासकर लूशी। अपनी मिस को रोता देख वो भी सिसकने लगी। उसे डर लगा कि कहीं उसकी मिस को कुछ हो न जाए। उसने मिंग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास खड़े और भी पहरेदार शोर की तरफ देखने आए। महारानी को इस तरह रोते देखकर वे चौंक गए। यह उनके स्वभाव के विपरीत था, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर और स्ट्रैंड महिला थी। वह इस तरह कभी नहीं रोती, लेकिन यहाँ तो वो किसी लावारिस बच्ची की तरह जोर जोर से रो रही थी। हालांकि ये बहुत ही भद्दा था, पर उसे इस तरह रोते देख उन्हें बुरा लग रहा था। जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तब भी वह इस तरह नहीं रोई थी, लेकिन यहाँ तो वह ऐसे रो रही थी जैसे कोई मर गया हो। अध्याय 97। कृपया मुझे मत छोड़ो। जब सभी लोग उसके अचानक गुस्से को देखकर घबरा गए तो उन्होंने एक चिंतित और ठंडी आवाज़ सुनी। ये जी चेंग थी। जब उसके एक रक्षक ने उसे बताया कि झाओ मिंग की खबर फैल चुकी है और महारानी डोवगर को भी अब इसके बारे में पता चल गया है, तो वह जल्दी से बैठक छोड़कर उसे ढूंढते हुए बगीचे में आ गया। और जब वह यहाँ पहुंचा तो उसने झाओ मिंग को रोते बिलखते देखा। वहाँ सब लोग थे, शियाओली और महारानी डोवगर, यहाँ तक कि पहरेदार भी वहाँ खड़े थे। सम्राट को देखकर वे सीधे खड़े हो गए। जी चेंग ने सोचा कि ये उसकी माँ और जियाओली हैं। वह झाओ मिंग को पकड़ने गया जो ज़मीन पर उकड़ू बैठी थी, अपने घुटनों को अपनी बाहों से पकड़े हुए जोर जोर से रो रही थी। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह शांत होती नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, वह काँप रही थी और बेचैन थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपनी माँ को फिर कभी देख पाएगी। ये वो बात थी जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। झाओ मिंग की हालत देखकर उसने अपनी माँ और जियोली की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? उसका चेहरा ठंडा और गुस्से से भरा था। वह उसकी चिंता कर रहा था। वह उनसे पूछताछ कर रहा था, लेकिन झाओ मिंग को अपनी बाहों में थामे हुए था। इस बार वह नहीं चाहता था कि वह अकेली और तन्हा महसूस करे। इस बार वह उसे सब कुछ अकेले नहीं सहने देगा। वह लगातार यही सोच रहा था कि अगर उसकी माँ ने उसे तंग किया है तो वह उससे निपट लेगा। वह इसे हमेशा की तरह यूं ही नहीं जाने देगा। वह उसकी माँ हो सकती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी उसकी पत्नी है। जी राजवंश की महारानी, उसके साथ लापरवाही नहीं बरती जा सकती। अगर उसने उसे फिर से तंग किया तो सम्राट होने का क्या फ़ायदा जब वह अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकता। डॉट 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 जी चेंग का ठंडा व्यवहार देखकर जियाओली और वेंजू दोनों से हर उठे। उन्होंने सोचा कि झाओ मिंग जरूर जी चेंग के सामने उन्हें डांटने के लिए नाटक कर रहा होगा। दोनों ने झाओ मिंग को घृणा भरी नज़रों से देखा। उन्हें लगा कि जी चेंग से डांट लगवाने के लिए यह उसकी छोटी सी चाल है। लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि जी चेंग ने वेंजू से सवाल किया। उसने अपनी माँ से एक बार भी कुछ नहीं कहा, नहीं कोई सवाल किया। बचपन से ही वह अपनी माँ का सबसे ज़्यादा सम्मान करता आया है, लेकिन अब उसने उससे पूछताछ की, वो भी सबके सामने। नौकर चाकर और पहरेदार सब वहाँ मौजूद थे और ये सब उसी झाओ मिंग के लिए था। डॉट 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 वेंजू ने अविश्वसनीय रूप से जी चेंग को देखा और कहा, यह मैं नहीं थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसने मुझे देखते ही रोना शुरू कर दिया। यह वास्तव में मैं नहीं थी। उसने जी चेंग की खतरनाक निगाहों को देखकर जल्दी से कहा।
वह जानती है कि जी चेंग उसका बहुत आज्ञाकारी है, लेकिन वह ये भी जानती है कि जब उसे गुस्सा आता है तो वह सबसे खतरनाक आदमी बन जाता है। वह निर्दयी था और अगर कोई उसकी हद पार कर जाए तो वह किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं करता था। अब फ्यूचर एड्स और उसके व्यवहार को देखकर अभी तो झाओ मिंग ही उसकी असली ताकत लग रही थी। जी चेंग ने कभी किसी का इस तरह से बचाव नहीं किया। डॉट 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 जी चेंग को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही झाओ मिंग अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी इस अचानक हरकत से जी चेंग लगभग पीछे छूट गया। झाओ मिंग अपने होश में नहीं थी। विंशु को देखते ही वह भूल गई कि वह प्राचीन काल में है और रोने लगी। उसे लगा कि वह किसी सपने में है और वह जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वह उठी और लंबे कदमों से वेंशु की ओर चल पड़ी। उसकी हरकतों से सभी को लगा कि वह महारानी को चोट पहुंचाने वाली है। पीछे खड़े पहरेदार सतर्क हो गए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, झाओ मिंग ने खुद को वेंजू पर फेंक दिया। वह उस पर कूद पड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। वेंजू भी अचंभित रह गई। झाओ मिंग ने उसे कसकर गले लगा लिया, उसे जाने नहीं दिया। फिर वह रोने लगी, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। कृपया मुझे फिर से मत छोड़ना। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इतने साल आपके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं था। कृपया मुझे मत छोड़ना, उसने सिसकते हुए कहा। जब तुम वहां नहीं थी तो हर कोई मुझे परेशान करता था, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था। यहाँ हर कोई मुझसे नफरत करता है। माँ, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे कहीं भी ले चलो, मैं आज्ञाकारी व्यवहार करूंगा। तुम्हारा मिंग आज्ञाकारी होगा, बस मुझे मत छोड़ना। ठीक है। ये दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झाओ मिंग ऐसा व्यवहार करेगी। यहाँ तक कि वेंजू भी हैरान थी, उसके अपने बेटे ने भी उससे ऐसा कभी नहीं कहा था। वह जानती है कि झाओ मिंग ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन उसने कभी अपनी कमजोरी इस तरह नहीं दिखाई। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके अचानक स्वीकारोक्ति से वह कुछ हद तक भावुक हो गई थी। आखिरकार वह भी एक माँ थी। हालांकि उसे झाओ मिंग कभी पसंद नहीं था, पर वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वह उसकी बहू भी थी। और भले ही वह महारानी विधवा थी, लेकिन वह हमेशा अपने बच्चों के साथ इस तरह के आत्मीय रिश्ते की चाहत रखती थी। लेकिन उनके बच्चों के साथ उनका ऐसा रिश्ता कभी नहीं रहा। यहाँ तक कि उनकी बहुएं भी उनके प्रति सम्मान का भाव रखती थी, लेकिन उन्होंने कभी उनसे प्यार नहीं किया। उन्हें बस उसका सम्मान करना है। महल में प्यार मिलना सबसे मुश्किल है। माँ बेटे का रिश्ता भी भ्रष्ट है, बहू की तो बात ही छोड़िए। लेकिन अब जब झाओ मिंग ने उसे हताश होकर गले लगाया और ये शब्द कहे, तो वह नहीं जानती कि कैसे प्रतिक्रिया दे। वह बस वहाँ असहज सी खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथ कहाँ रखे। और झाओ मिंग ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे वह अपनी प्यारी जान को थामे हुए हो। अध्याय 98 गंदे विचार। जब झाओ मिंग ने वेंजू को गले लगाया तो सब लोग सामने के नाटक को देखकर दंग रह गए। यहाँ तक कि जी चेंग भी उलझन भरी नजरों से झाओ मिंग को देख रहा था। पहले वह अपनी माँ के सामने डरी सहमी रहती थी, विनम्र तो थी पर डरी सहमी भी। उसने पहले कभी अपनी भावनाओं का इजहार अपनी माँ के सामने नहीं किया था, लेकिन अब वह अचानक सबके सामने अपनी माँ के लिए अपने प्यार का इजहार कर रही थी, वो भी रोते हुए। सब लोग झाओ मिंग की तरफ देख रहे थे और इस दृश्य को सिर्फ एक ही वजह से समझाया जा सकता है। सभी पहरेदार एक दूसरे को देख रहे थे। जी चेंग की नज़र झाओ मिंग पर थी और जियाओली बगल से जी चेंग को देख रहा था। झाओ मिंग के इस तरह व्यवहार करने का एकमात्र कारण यह है कि उसका दिमाग ठीक नहीं है। हाँ, उसे जरूर कोई भ्रम हो रहा होगा। आखिरकार वह कोमा से एक हफ्ते से भी ज्यादा समय बाद जागी थी और उसने महारानी डोवगर को अपने सामने देखा था। उसे अपनी जैविक माँ का दर्शन हो रहा होगा, जो बचपन में ही मर गई थी। उसे महारानी डोवगर में अपनी माँ का दर्शन हो रहा होगा, इसीलिए वह इस तरह रो रही थी। बगल से देख रहे सभी पहरेदार और नौकर यह सोचकर उदास हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ में सिर हिलाया, मानो वे बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बात समझ सकते हों। दूसरी ओर वेंजू अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश में पीछे झुकी हुई थी। झाओ मिंग किसी कुआ की तरह उससे चिपका हुआ था। कुछ मिनट हो गए थे, वह अभी भी उससे ऐसे ही चिपका हुआ था। अब वेंशु की पीठ में दर्द होने लगा। कुछ मिनट पहले झाओ मिंग के लिए जो भी मातृत्व भाव उसके मन में थे, वे सब गायब हो गए। उसने फिर से सोचा कि यह सबकी सहानुभूति पाने के लिए झाओ मिंग की एक और चाल है। अब फ्यूचर एड्स, वो जरूर सबकी सहानुभूति पाना चाहती होगी और सबके सामने उसे खलनायिका साबित करना चाहती होगी। जब उसे याद आया कि जी चेंग ने उससे इस कुतिया के लिए कैसे सवाल किए थे, तो उसका बदन गुस्से से उबल पड़ा। उसकी आंखों से सारा प्रेम और कोमलता गायब हो गई और उसकी जगह घृणा ने ले ली। जब जियाओली ने वेंजू की आंखों में बदलते भाव देखे तो उसे बहुत खुशी हुई। कुछ देर पहले जब उसने उसकी आंखों में कोमलता देखी थी तो उसे डर लगा था कि कहीं उसकी सारी मेहनत बेकार न चली जाए, लेकिन अब उसे राहत मिली थी। अब तक उसने महारानी डोवगर पर अपना समय बर्बाद नहीं किया था। वह उन लोगों में से है जिन्हें खुश करना आसान है, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए अपनी सारी मर्यादा और नैतिकता त्यागनी पड़ती है। उन्हें बेशर्म होना चाहिए और लोगों को खुश करना आना चाहिए, और यही वह बात थी जिसमें जियाओली माहिर थी। चाहे झाओ मिंग कुछ भी करे, लेकिन वह अपनी गरिमा के साथ समझौता नहीं कर सकती और न ही लोगों को प्रभावित करने के लिए कभी दिखावा करेगी। डॉट 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 जी चेंग ने भी अपनी माँ की बदलती प्रतिक्रिया देखी। वह समझ गया कि वह क्या सोच रही है। इससे पहले कि वह झाओ मिंग को उससे अलग कर पाता, उसने खुद को जबरदस्ती झाओ मिंग से अलग किया और पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। चूंकि झाओ मिंग पहले से ही कमजोर थी और बेहोश थी, इसलिए बल प्रयोग करके उसे पीछे धकेला गया और संतुलन बनाए रखने के लिए लड़खड़ाया गया। लेकिन वह असफल रही। जब उसे लगा कि वो गिरने वाली है तो दर्द के डर से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जमीन से टकराने और जबरदस्त दर्द महसूस करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपनी कमर पर एक हाथ महसूस किया जो गर्म और दृढ़ था।
उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली, फिर सबकी हैरानी भरी प्रतिक्रिया देखकर उसने दोनों आंखें खोली, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। जब उसने दोनों आंखें खोली और अपना सिर थोड़ा सा अपनी ओर झुकाया तो उसे गहरी काली आंखें और एक सुंदर नक्काशीदार कलात्मक चेहरा दिखाई दिया। ये जी चेंग था। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। उसने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा, फिर उस हाथ को देखा जो उसकी कमर को सहारा दे रहा था। उसके हाथ मजबूत थे और उसकी हरी नसें उभरी हुई थीं जो उसकी मजबूत मांसपेशियों को दर्शा रही थीं। उसने उसे जमीन पर गिरने से बचाया। जब उसने देखा कि उसकी माँ उसे धक्का दे रही है और वह गिरने वाली है तो वह दौड़कर उसके पास गया और उसे कमर से पकड़ लिया। उसकी पीठ उसकी छाती से सटी हुई थी। इस अचानक हरकत से उसका चोगा थोड़ा खुल गया। उसकी पीठ उसकी नंगी छाती से सटी हुई थी, लेकिन यह उसे शर्माने के लिए काफ़ी था। जब झाओमिंग ने उसकी तरफ देखने के लिए अपना सिर झुकाया तो उनके चेहरे बहुत पास पास थे। उसे सुरक्षित देखकर उसने राहत की सांस ली। जैसे ही उसकी छाती उसकी पीठ से सटी, उसने अपनी छाती की मांसपेशियों में हलचल महसूस की। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया। वह अपने चेहरे पर गर्मी महसूस कर सकती है। हालांकि वह पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन उसके और लिवेई के बीच कभी पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं रहा, इसलिए उसे प्यार भरे रिश्ते का अंदाजा नहीं था। वह एक कुंवारी लड़की थी जिसने अभी अभी एक सबसे खूबसूरत आदमी को देखा था। अचानक उसके मन में गंदे विचार आने लगे। आखिरकार वह अपने पूरे जीवन के लिए कुंवारी थी। हालांकि लिवेई सुंदर था और वह भी उस पर क्रश होने लगी थी, लेकिन यह उस हद तक नहीं था कि वह उस पर झपटने की इच्छा महसूस करेगी। जब उसने उसके बिल्कुल तराशे हुए हल्के से सांवले चेहरे को देखा तो घबराहट में उसकी लार टपक पड़ी। उसके हार्मोन उसके साथ गंदा खेल खेल रहे थे। अचानक वह अपनी तंद्रा से बाहर आए और शर्मिंदगी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। इस दौरान वह ये भूल गई कि वहाँ अन्य लोग भी मौजूद थे। उसने अपने आसपास खड़े लोगों को देखा जिनके चेहरे पर हैरानी और शर्मिंदगी के भाव थे, जबकि जियाओली और वेंजू के चेहरे पर घृणा और गुस्से के भाव थे। वेंशु की आंखों में घृणा देखकर वह अपनी स्तब्धता से बाहर आए। उसने खुद को जी चेंग की पकड़ से छुड़ाया और सीधी खड़ी हो गई। उसने वेंशु की तरफ देखा, उसकी आंखें खाली थीं, उनमें कोई भावना नहीं थी। उसने इधर उधर देखा और महसूस किया कि वह अपने घर में नहीं है, ये तो पुराना समय था। फिर उसने वेंशु की तरफ देखा और गहरी सांस ली। वह मेरी माँ नहीं थी। उसने एक और गहरी सांस लेते हुए सोचा। अध्याय 99 आत्मविश्वासी झाओमिंग। जब झाओमिंग को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो उसने आह भरी। उसने वेंजू की तरफ देखा जिसका चेहरा उसकी माली नियान से बिल्कुल मिलता जुलता था, लेकिन जब उसने वेंजू की आंखों में भयावह और घृणित नज़र देखी तो उसने सोचा, वह मेरी माँ नहीं है। वो बस उनकी तरह दिखती है, लेकिन वो मेरी माँ जैसी 1% भी नहीं है। मेरी माँ बहुत ही विनम्र और विनम्र थी और इसके अलावा वो मुझे कभी इस तरह दूर नहीं धकेलेंगी। अगर वो अपनी यादें भी भूल जाएं तो भी वो किसी को, खासकर मुझे, तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी। उसने वेंजू की तरफ देखा जो झाओमिंग की आंखों में खाली भाव देखकर उलझन में थी। 1 मिनट पहले ये लड़की किसी लावारिस बच्चे की तरह रो रही थी, उसे छोड़कर नहीं जा रही थी, और अब उसके भाव अचानक बदल गए थे। हालांकि उसने ही उसे धक्का दिया था, लेकिन उसका अहंकार यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसे इस तरह देखे। अभी उसे झाओमिंग का भावशून्य चेहरा बिना किसी भावना के एक उपहास जैसा लग रहा था। जी चेंग बस उसे पीछे से देख रहा था। उसका हाथ अभी भी उसके हाथ के पीछे था, बस हवा में। वह बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसे फिर से चोट न लगे। उसके अचानक बदले हुए रवैये को देखकर वह हैरान रह गया। झाओमिंग के लगातार वेंजू को घूरने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। वेंजू असहज हो रही थी। उसकी डरावनी निगाहों के नीचे वह दोषी महसूस कर रही थी। उसने दूर देखने की कोशिश की, लेकिन झाओमिंग की निगाहें इतनी तेज थीं कि उसे हवा में ठंडक महसूस हुई। उसने सोचा, ये लावारिस पिल्ला कब से इतना डरावना हो गया। दबाव कम करने के लिए जियोली ने चिंतित होकर झाओमिंग से कहा, बहन, क्या आप ठीक हैं? माँ तुम्हें इस तरह धक्का देने की योजना नहीं बना रही थी, वह तो बस तुम्हारी मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए उन्होंने तुम्हें हल्के से धक्का दिया, लेकिन तुम कमज़ोर हो, इसलिए तुम अपना संतुलन खो बैठे। उसने चिंतित भाव से कहा और इस तरह सारा दोष झाओमिंग पर डाल दिया। चूंकि जी चेंग वहां मौजूद था, वेंजू ने जियाओली की बातों का खंडन नहीं किया, क्योंकि वह जी चेंग के सामने अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती थी। बेहतर होगा कि सारा दोष झाओमिंग पर डाल दिया जाए, वरना जी चेंग वेंजू पर गुस्सा हो जाएगा। जियाओली ने स्थिति को समझा और महारानी डोवगर की मदद करने की कोशिश की ताकि वह उसके और करीब आ जाए। इससे झाओमिंग को भी इस स्थिति में बुरा लगेगा। जियाओली की बातों में दोहरे अर्थ को भांपकर झाओमिंग ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। उसकी नज़रें सख्त और ठंडी थीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें दूसरों के मामले में दखल देने को किसने कहा? एक पल के लिए जीमिंग भूल गई कि वह झाओमिंग है। उसने रूखे स्वर में कहा। उसकी कठोर बातें सुनकर सब लोग अचंभित रह गए। महारानी पहली बार ऐसा व्यवहार कर रही थीं। सबकी नज़रों को भांपकर झाओमिंग परेशान हो गई। वह अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना भूल गई। उसने आह भरी। पुरानी आदतें छोड़ना कठिन होता है। झाओमिंग के अशिष्ट और असभ्य शब्द सुनकर जियाओली भी चौंक गई। उसने सबके सामने उसका अपमान किया था। अगर वह उसे ऐसे ही अपमानित करती रही तो महल में कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। उसने गुस्से से दांत पीस लिए, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाए। इसके बजाय वेंजू बोला, तुम इतने घिनौने तरीके से कैसे बोल सकते हो? क्या तुम अपनी याददाश्त के साथ अपने शिष्टाचार भूल गए हो? तो तुम अपनी यादें खोकर अपना असली रंग दिखा रहे हो, या तुम अपनी यादें खोने का नाटक कर रहे हो? वेंजू झाओमिंग के रूखे लहजे से बहुत नाराज था। उसने उस पर आरोप लगाते हुए इशारा किया। वह गुस्से में थी। वह झाओमिंग को उसकी औकात दिखाना चाहती थी। वह शियाओली से ऐसे कैसे बात कर सकती थी? यहाँ तक कि जी चेंग ने भी उसकी वजह से उससे सवाल किए थे।
रोने की यह सारी घटना शायद जी चेंग की सहानुभूति पाने की उसकी एक और चाल थी, जैसे आत्महत्या की कोशिश। ये लड़की तो पक्की दुष्ट है। मैं हमेशा सोचती थी कि यह बेवकूफ़ है और इसकी पृष्ठभूमि बहुत नीच है, लेकिन अपनी नीच पृष्ठभूमि के साथ साथ इसके आचरण और चरित्र भी बहुत घटिया हैं। उसने मन ही मन सोचा। वेंशु की बातें सुनकर झाओमिंग ने अपनी नज़र फिर से वेंशु की ओर घुमाई। उसके जाने पहचाने चेहरे को देखकर उसकी आंखें कोमल हो गईं, लेकिन उसका आभामंडल ठंडा था। अपनी माँ के समान मुख से ये घिनौने शब्द सुनकर उसके भाव ठंडे पड़ गए। उसकी आंखें ठंडी हो गईं, मानो किसी अजनबी का सामना कर रही हो। वह अपनी भावनाओं को उसके आड़े नहीं आने देगी, सिर्फ इसलिए कि उस औरत का चेहरा उसकी माँ से मिलता जुलता है। उसके सामने खड़ी इस औरत ने जिंदा रहते हुए झाओमिंग को कितना अपमानित और परेशान किया था। हालांकि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन जो कुछ भी याद था वो ये बताने के लिए काफी था कि इस महारानी डोवगर का चरित्र कितना घिनौना है। वेंशु का सामना करते ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपनी बाहें छाती पर रख लीं। वह सीधी और आत्मविश्वास से खड़ी होकर वेंशु की आंखों में देखने लगी। उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान फैल गई। वह आत्मविश्वास से भरी और खूबसूरत लग रही थी। वह पहले वाली झाओमिंग नहीं थी जो महारानी डोवगर के सामने हमेशा डरी रहती थी। वह आधुनिक दुनिया की जीमिन थी जो उसे उकसाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ती। उसने अपना सिर सीधा करके वेंजू का सामना किया और उसकी आंखों में देखा। झाओमिंग का बदला हुआ आभामंडल और मुद्रा देखकर वेंजू असहज महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि जियाओली भी उसके सुंदर और आत्मविश्वासी रूप को देखकर दंग रह गई। जी चेंग वहीं खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ दिख रहा था। अध्याय 100 गलत दिशा। झाओमिंग ने वेंजू की बातें सुनी तो उसकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आभा ठंडी पड़ गई थी। जो लड़की कुछ मिनट पहले जोर जोर से रो रही थी, अब किसी और में बदल गई थी। उसमें आए इस बदलाव को देखकर सभी हैरान रह गए। वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी पर भूत सवार हो गया हो। झाओमिंग ने वेंजू को ठंडेपन से देखा। उसकी बाहें उसकी छाती के चारों ओर एक दबंग मुद्रा में थीं। उसने महारानी डोवगर की ओर देखा और दूर से कहा, मुझे माफ़ करना कि मैं अभी आपसे चिपकी रही। जैसा कि आप जानती हैं कि मैं कल रात कोमा से उठी थी। मैं ठीक नहीं थी और मतिभ्रम के कारण आपको अपनी माँ समझ रही थी। यही मेरे अशिष्ट व्यवहार का कारण था। लेकिन चिंता न करें, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं अब तुम्हें अपनी माँ नहीं मानूंगी। तुम मेरी सास और महारानी हो। मैं ये बात फिर कभी नहीं भूलूंगी। उसने चेहरे पर ठंडी और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। आसपास के लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हालांकि उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वह बहुत खतरनाक लग रही थी। पब फ्यूचर एड्स। वेंशु ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब वह उससे लिपटकर माँ कहकर रोई तो वह भावुक हो गई। उसके बेटे का उससे ऐसा आत्मीय रिश्ता कभी नहीं रहा। उसे बेतहाशा रोते देखकर वह भावुक हो गई, लेकिन पुरानी नफरत आसानी से नहीं जाती। उसने वही देखा जो वह देखना चाहती थी, इसलिए उसका रोना भी उसे नाटक जैसा लग रहा था। लेकिन अब जब उसने झाओमिंग का ठंडा और दूर का स्वर सुना तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने उसके स्वर में व्यंग्य महसूस किया, लेकिन वह उसकी बातों का खंडन नहीं कर सकती, क्योंकि तकनीकी रूप से उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था, बल्कि उसने ही उसे जोर से धक्का दिया था। उसने झाओमिंग की ओर देखा। उसे डांटना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके मुंह से निकल नहीं रहे थे। तुम ठीक है, बस याद रखना कि तुमने आज क्या कहा था। कभी मत भूलना कि मैं महारानी डोवगर हूँ। हिम्मत मत करना मेरे साथ फिर से लापरवाही से पेश आना। जियाओली के साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें आज छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम बीमार हो, लेकिन यह मत सोचना कि मैं तुम्हें तुम्हारी जगह नहीं दिखाऊंगी। उसने गुस्से में जियाओली की ओर उंगली उठाते हुए कहा। यह दृश्य देखकर सभी नौकर और पहरेदार डर गए। उन्हें लगा कि अब महारानी डर जाएंगी, क्योंकि विधवा महारानी उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। वे जानते थे कि विधवा महारानी के मन में कितनी रंजिश है। वे अनजाने में झाओमिंग की ओर देखने लगे। जी चेंग भी उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि वह जानता था कि वह उसकी माँ की स्वीकृति कितनी चाहती थी। वह हमेशा पूरी कोशिश करती है कि उसकी माँ नाराज ना हो, लेकिन उसे बस उसे अपमानित करना और डांटना पसंद है, इसलिए वह बिना किसी कारण के ऐसा करती है। लेकिन सबको हैरानी हुई जब उसने देखा कि उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। पीछे से रोशनी उस पर पड़ रही थी, जिससे उसकी पीठ के पीछे एक गड्ढा सा बन गया था। सूरज की रोशनी के प्रतिबिंब के साथ उसकी मुस्कान और भी ज्यादा खिली हुई लग रही थी। वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने वेंशु की ओर देखा और कहा, महारानी डोवगर, कृपया जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। आप इस सारे तमाशे से थक गई होंगी। आपकी उम्र में आपको गुस्सा करने से बचना चाहिए। इससे आपका रक्तचाप बढ़ जाता है और इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और कभी कभी उसने अपनी अगली बात पूरी नहीं की, लेकिन सभी समझ गए कि वह कहना चाहती थी, कभी कभी मौत का कारण बनता है। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। इसके बजाय उसने नाटकीय ढंग से वाक्य के अंतिम भाग को बढ़ा दिया और शब्दों को बीच में ही छोड़ देने के बाद उसने भय से अपना मुंह ढक लिया। वेंजू ने झाओमिंग की बातें सुनी तो उसका खून गुस्से से उबल पड़ा। उसे लगा कि यह लड़की उसे मरने का श्राप दे रही है। उसने गुस्से से झाओमिंग की तरफ देखा और फिर कहा, तुम और अविश्वास से उसकी तरफ देखने लगी। जब उसने झाओमिंग को मासूमियत से मुस्कुराते देखा तो वह बहुत निराश हो गई। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह नाराज हो गई। उसने बीमार होने का बहाना बनाकर यह बातचीत यहीं खत्म करने का फैसला किया। बीमार इंसान से बहस करना दीवार पर सिर मारने जैसा है। वह जाने के लिए मुड़ी और उसकी 2 नौकरानियां उसके पीछे चली गईं जब उसने झाओमिंग की आवाज़ सुनी। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? आपके कमरे का रास्ता यहीं से है। उसकी बातें सुनकर वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी और झाओमिंग को दूसरी तरफ इशारा करते हुए देखा। उसने उस तरफ देखा और उसका कक्ष सचमुच उसी तरफ था।
फिर उसने उस तरफ मुड़कर देखा जहां वह मुड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उसने जिस दिशा में जाने का फैसला किया था वह झाओ मिंग के कक्ष की दिशा थी। वह इतनी नाराज थी कि उसने गलत रास्ता चुन लिया, और वह भी झाओ मिंग के चैम्बर की तरफ। उसने मुड़कर झाओ मिंग के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी। गुस्से और हताशा से उसका चेहरा भद्दा हो गया। बिना कुछ कहे वह अपने कमरे की ओर चली गई। चलते चलते उसने खुद को शांत रहने की याद दिलाई। मैं बड़ी हूँ, मुझे समझदार होना चाहिए। जब वह ठीक हो जाएगी तो मैं उसे उसकी जगह दिखा दूंगी। वह बस इसलिए बेवकूफ़ बन गई क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई। वह अपने सामान्य रूप में वापस आ जाएगी, यही शब्द उसके मन में बार बार घूम रहे थे, मानो वह अपनी घबराहट को शांत करने के लिए कोई मंत्र पढ़ रही हो। उसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लड़की गुस्से से मुझे मार डालेगी। चलते हुए उसने पैर पटका। उसके पीछे चल रही दो नौकरानियां उसके अचानक व्यवहार से डर गईं, लेकिन चुपचाप उसके पीछे चली गईं। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।